ऑलराइट गाइस, सेशन 5 कंटिन्यूएशन में है अपना फंडामेंटल एनालिसिस के। ठीक है, पहला पार्ट है रिवीजन का, दूसरा पार्ट है केस स्टडीज का और थर्ड पार्ट है बैलेंस शीट एनालिसिस। फिर हम लोग कंक्लूड कर लेंगे आज का सेशन। सो वी आर स्टार्टिंग विद रिवीजन, क्योंकि 3 दिन का गैप आ गया था, तो पहले रिवीजन देख लेते हैं। उसके बाद हम डायरेक्टली एक नया केस स्टडी ऐड करेंगे HUL का, फिर हैवेल्स का। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद वील शिफ्ट टू बैलेंस शीट एंड लास्ट में बिजनेस एनालिसिस का एक टॉपिक है एंड देन आज का दिन कंक्लूड हो जाएगा। सो ऑब्जेक्टिव क्या था हमारा एक्सपेंसिवनेस एनालिसिस का? टू आइडेंटिफाई सपोर्ट रेजिस्टेंस थ्रू एक्सपेंसिवनेस, सेकेंडली टू वैलिडेट द एक्सपेंसिवनेस इटसेल्फ। पी क्या है भाई? तो शेयर प्राइस डिवाइड बाय EPS। EPS क्या होता है? प्रॉफिट पर शेयर। ये सालाना लिया जाता था, लेकिन सालाना लेंगे तो प्रॉब्लम ये है कि एक क्वार्टर आया नहीं तो ये निकलेगा नहीं, इसीलिए इसको ट्रेलिंग 12 मंथ्स लेते हैं, यानी कि लेटेस्ट 4 क्वार्टर्स। और जैसी एक न्यू एंट्री आएगी तो पुरानी वाली एंट्री डिस्कार्ड कर दी जाएगी, तो जो टोटलाइजर है वो हर 3 महीने में शिफ्ट हो जाता है। साउंड्स गुड? पी को कैसे हमने यूज किया? तो हमने सिर्फ इतना देखा कि जब हमारा स्टॉक सपोर्ट जोन में आया तो हम पी को देखेंगे कि पी कहां पे है भाई। तो पी सपोर्ट जोन में है क्या? तो आंसर इज यस। तो वील से ओके, लेट्स डू दी वैलिडेशन नाउ। तो बाय अभी भी नहीं करेंगे, वैलिडेशन करेंगे। तो वैलिडेशन क्या होता है कि भाई अगर पी सपोर्ट पे है, लेकिन अगर आजू बाजू रिजल्ट है और रिजल्ट पुअर आ सकता है, तो डिनोमिनेटर कच्चा हो जाएगा। एक बार डिनोमिनेटर कच्चा हुआ तो पी स्पाइक कर जाएगा। एग्जाम्पल क्या था हमारा? इंजन एंड द कूलेंट वाला एग्जाम्पल है ना। जो एंट्री जा रही है और जो एंट्री आ रही है, इसका डिफरेंस आप निकालिए और देखिए कि ये इंप्रूव ही करे EPS को, एटलीस्ट सेम रहे, डिटोरिएट तो ना करे। डिटोरिएट किया तो पी तो स्पाइक होना ही है, तो रातों रात बिजनेस महंगा हो जाएगा। दैट इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। आइडियली हमको क्या चाहिए? प्राइस सपोर्ट पे, पी सपोर्ट पे और फॉरवर्ड अर्निंग्स अच्छी। यहां पे हमें फॉरवर्ड अर्निंग्स गड़बड़ नहीं चाहिए। दैट इज योर एनालिसिस। अब इसकी रेंज को कैसे यूज करना है प्राइस की रेंज निकालने के लिए? तो हमने पी की रेंज को परसेंटेज में गिन लिया। हमने बोला वही फॉल होगा। फॉर एग्जाम्पल पी हाई है, प्राइस भी हाई है, रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, ऐसा हमने अनुमान लगा लिया। तो पी का जो परसेंटेज फॉल है, वो परसेंटेज फॉल कैसे हो सकता है? एक तो प्राइस गिर जाए या प्रॉफिट बढ़ जाए। प्रॉफिट से हमेशा पूछो तो प्रॉफिट बोलता है मेरे से बात ही मत करो 90 दिन के लिए, क्योंकि प्रॉफिट आ चुका होता है आसपास। सो प्रॉफिट्स यानी कि EPS इज आउट ऑफ द क्वेश्चन नाउ। तो जवाबदारी कौन लेगा? प्राइस। तो चेंज इन पी विल बी बाय चेंज इन प्राइस बाय द सेम परसेंटेज। तो हमने एक एग्जांपल में देखा भाई पी को गिरना है 25%, तो प्राइस भी गिर गया 25%। सिमिलरली अगर पी को ऊपर जाना है 20% और EPS अभी डिस्टर्ब नहीं करेगा तो प्राइस ही लेके जाएगा ऊपर। दैट इज हाउ वी हैव डन द कैलकुलेशंस। एक चीज हमने यहां पे नोट करी कि पी हर जगह पे एप्लीकेबल नहीं है। तो नेचुरली पी कौन से स्टॉक्स में एप्लीकेबल है? ओनली FMCG, जहां पे स्टेडी स्टेट सेल्स है, यानी कि सेल्स बहुत ज्यादा ऊपर नीचे फ्लक्चुएट नहीं करती है, ओवरऑल डेवलप ही होती रहती है, इजंट इट? और प्रॉफिट भी थोड़े थोड़े आप समझ जाएंगे कि भैया नॉर्मली आते हैं, ऐसा बहुत एग्रेसिव प्रॉफिट ऊपर या नीचे नहीं होते हैं, क्योंकि जितना प्रॉफिट ऊपर नीचे होगा ना उतना प्राइस ऊपर नीचे हो जाएगा। तो पी एनालिसिस के लिए आपको स्टेडी स्टेट सेल्स एंड स्टेडी स्टेट प्रॉफिट्स चाहिए। अब फिलहाल के लिए एक ही सेक्टर है FMCG। एस्टैब्लिश्ड जो बिजनेसेस हैं उनका पी ऊपर के लेवल पे मिलेगा आपको। जैसे किन्हीं स्टॉक्स का 80 मिलेगा, 80 से 90 या 100। किसी स्टॉक का मिलेगा 10 से 15। तो ये फर्क क्यों आ रहा है? क्योंकि वो क्वालिटी कंपनी की अलग है, इजंट इट? आम का जो रेंज है वो 300 और 500 रुपए होगा, लेकिन अगर आप केले खरीदने जाएंगे तो 50 और 70 रुपए दर्जन में मिल जाएगा ना। तो केले का रेंज अलग है, आम का रेंज अलग है। तो रेंज के ऊपर बात करिए, ये मत देखिए कि एक का पी 5 है तो अच्छा है और एक का पी 50 है तो बुरा है। दैट इज नॉट व्हाट वी हैव टू डू। फाइनली कौन से सेक्टर्स या कंपनीज पे आपने पी नहीं लगाना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बैंक्स पे मत लगाइए, क्योंकि बैंक्स के जो प्रॉफिट है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। NPA बढ़ा तो स्टॉक क्रैक होना ही है, इररिस्पेक्टिव प्रॉफिट कैसे आ रहा है। सेकंड है, जो भी कंपनी एकदम से एक्सपांड कर रही है, ग्रो कर रही है, वहां पे क्या होगा? अनुमान लगेगा भविष्य के प्रॉफिट्स का। अनुमान आ गया, प्राइस निकल जाएगा ऊपर, लेकिन ये तो प्रॉफिट्स भविष्य के थे, अभी तो आए नहीं। तो क्या होगा? प्राइस ऊपर जा रहा है विदाउट द प्रॉफिट्स, तो पी भागेगा ऊपर।
तो आपको लगेगा यार ये पी तो बहुत महंगा हो गया, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ है, वो अनुमान की वजह से प्राइस ऊपर जाके बैठ गया। तो उस केस में आप पी पे विश्वास मत करिए, नहीं तो आप शॉर्ट करते बैठेंगे। यानी कि पी ऑल टाइम हाई था, आपने जहां देखा आपने शॉर्ट कर दिया, क्योंकि स्टॉक ग्रोइंग है तो वो तो और ऊपर चले जाएगा, तो पी भी ऊपर चले जाएगा, तो आप फंस जाएंगे ना वहां पे। तो पी एनालिसिस एक्सपांडिंग या ग्रोइंग कंपनीज में नहीं करना। जैसे डी मार्ट है ना, जुबिलेंट फूड, ये कंपनीज के पी देखोगे तो 100-200 के ऊपर चलते हैं। सेकंड है, कोई भी प्रोजेक्ट बेस्ड या पीएसयूज में नहीं अप्लाई करना। अब पीएसयू में क्यों नहीं? क्योंकि इनका बिजनेस मॉडल ही बहुत अलग है। ये रेगुलेशन पॉलिसी की वजह से रिएक्ट करते हैं, क्योंकि इनका बिजनेस पूरा डिपेंडेंट है गवर्नमेंट पॉलिसीज, ऑब्जेक्टिव, रेगुलेशंस के ऊपर। तो इन पे आप तो छोड़ ही दो भाई। और फाइनली, जो कंपनी के ऊपर कोई फैक्टर आके बैठ गया, जैसे चाइनीज टायर पे जब एंटी डंपिंग ड्यूटी लगी थी तो एकाएक स्टॉक में प्रॉफिट आया, तो एंटिसिपेटेड प्रॉफिट था तो एकदम से स्टॉक ऊपर चले गया। तो उस केस में आप पी की रेंज मत देखिए। कभी भी एक नया न्यूज, नया फैक्टर आ गया तो वहां पे हम बोलते हैं ओवरहैंग है करके इसमें। तो लेट अस नॉट डू द पी एनालिसिस अंडर सर्टेन कंडीशंस। तो स्टेडी स्टेट कंडीशंस कहां मिलेगी आपको? एफएमसीजी पे, क्योंकि इनको किसी से भी फर्क नहीं पड़ता, इनको सिर्फ फर्क पड़ता है इन्फ्लेशन से। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं ना, तब इनकी ऐसी तैसी होती है, क्योंकि महंगाई बढ़ गई ना, ऐसे बोलते हैं। तो दैट इज द ओनली प्लेस जहां पे इनको तकलीफ होती है। अदरवाइज दे आर अंडर एब्सोल्यूट, बोलते हैं ना, आइसोलेशन फ्रॉम द फैक्टर्स। अब युद्ध भी हो जाए तो आपके घर में तो राशन पानी आएगा ही ना। तो रशिया यूक्रेन के बीच में युद्ध हो गया फॉर एग्जाम्पल, अगर वो क्रूड ऑयल एसोसिएटेड नहीं होता तो नेचुरली इनको फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन अभी क्योंकि क्रूड ऑयल बीच में फंसा हुआ है, इसीलिए ये सब एफएमसीजी सेक्टर के ऊपर भी प्रभाव आ रहा है। सिंपल है। केस स्टडी हमने ली थी अपोलो टायर्स की बहुत डिटेल्ड में, मैं आपको सिर्फ उसके स्नैपशॉट्स बता रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। फिर हम लोग एक न्यू केस स्टडी आज की ऐड कर लेंगे। डेट वाइज देखिए तो 1 जुलाई 2019 प्राइस था 200 पे। हमने 2 बार स्टॉक को ऑलरेडी 200 पे ट्रेड किया हुआ था जब पी 12.5 का था। इस बार हमने उसका पी चेक किया तो पी आया 16.8, हमें चाहिए था 12.5। हमने एक रेंज निकाली 16.8 टू 12.5, उसको राउंड ऑफ किया 16 टू 12 और बोला कि भाई 4 पॉइंट का ड्रॉप है और 4 on 16 25% होता है, तो 25% पी ने गिरना है। और कौन गिराएगा उसको? प्राइस 200 पे है, तो 200 का 25% 50 रुपए, तो नया भाव क्या आया? 150 रुपए। और इवेंचुअली स्टॉक यहां पे आएगा कि नहीं आएगा ये हमको नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट आप 200 पे तो मत बाय करो ना, क्योंकि आपने 150 का भाव निकाला है। अब होगा क्या कि अगर बीच में रिजल्ट आ जाता है, स्टॉक समझो गिरा नहीं, वहीं का वहीं रह गया, रिजल्ट अच्छा आ गया, तो वो पी को नीचे लेके आ जाएगा। पॉसिबल है ना। लेकिन एटलीस्ट आप ये तो बोलो कि मेरा अभी 200 का करंट एक्सपेंसिवनेस को देख के 200 इज नॉट द प्राइस वेर इन आई वुड बी बाइंग। बस इतना से बोल दीजिए, आगे देखेंगे क्या होता है। तो फाइनली हुआ क्या? स्टॉक एक्चुअल में 150 आ गया। अब क्योंकि 150 का भाव दिमाग में था, इसीलिए हमने 175 के भाव पे या 185 के भाव पे भी रिएक्ट नहीं किए, नहीं तो वहां पे बीच में भी तो रिएक्शन देना चाहिए था ना। तो ये बीच के सपोर्ट पे स्टॉक क्यों नहीं रुका, ये आपको क्लियर हुआ? बिकॉज ऑफ पी। फिर बाद में वो कहां जाता, कैसे जाता, ये सब आगे की कहानी है। आप बस अपनी खरीदी अच्छी करिए, प्रॉफिट कोई 10% लेके जाएगा, कोई 15, इट डजेंट मैटर। एक्सपीरियंस से फिर आप समझ जाएंगे कहां बेचना है, क्योंकि पी की रेंज भी आप कैलकुलेट कर पाएंगे। फिर सेम स्टॉक, डिफरेंट टाइम फ्रेम, पोस्ट कोविड, 23 अगस्त 2021 स्टॉक सपोर्ट पे और 29 नवंबर 2021 स्टॉक फिर से सपोर्ट पे। कौन सा भाव है? 205 के आसपास का। हमने फिर से पी चेक किया, यहाँ पे पी फिर से 12.5 निकल गया और हम खुश, हमने दोनों बार बाई कर लिए और दोनों बार प्रॉफिट भी बुक कर लिए। अब इसके बाद का जो केस स्टडी है वहां पे अगेन स्टॉक वाज एट द सेम लेवल बट अर्निंग्स आने वाली थी। दैट वाज द ओनली डिफरेंस, विच इज 1 वीक बिफोर द रिजल्ट। और ये डेट है 27 जनवरी की। 27 जन को फिर से स्टॉक सपोर्ट पे ही था, इंट्राडे में वो जोन में आया हुआ था और 6 दिन के बाद आपका रिजल्ट था। तो हमने बोला चलो यार फॉरवर्ड अर्निंग करके देख लेते हैं। तो इस दिन तो प्राइस भी सपोर्ट पे है और पी भी सपोर्ट पे है, तो हमारे गणित के हिसाब से तो एक बाइंग था ना यहाँ पे। बट क्योंकि अर्निंग्स सामने खड़ी थी
तो हमने कहा रुको भाई अभी मत जाओ, लेट अस सी अर्निंग्स। तो फॉरवर्ड अर्निंग कैलकुलेशन कैसे करी हमने, 27 जनवरी को हमने एक अजम्पशन लिया कि 3 फरवरी को रिजल्ट कैसा आने वाला है, और अजम्पशन बहुत सिंपल है। हमने सेल्स की ट्रेजेक्टरी देखी, ओपीएम की ट्रेजेक्टरी देखी और फाइनली ईपीएस नीचे ला लिए। तो ओपीएम 19.2 हटने वाला था, तो कितनी भी अच्छी सेल्स आ जाए ओपीएम तो उसको कमजोर कर ही देगा प्रॉफिट को। तो इवेंचुअली जो ईपीएस है हमने अज्यूम किया कि वो 3 के आसपास आ सकता है। अभी ओके टिल नाउ? ये हमने पहले ही फ्राइडे को ही देख चुके हैं सब। आई एम जस्ट गिविंग यू अ रिविजन ताकि आप कनेक्ट कर पाए, क्योंकि नेक्स्ट केस स्टडी आने वाली है। तो अनुमान लगा कि प्रोजेक्टेड ईपीएस रहेगा 2.7 या मैक्स 3। ये हमने एक अजम्पशन लिया था और उसी अजम्पशन के हिसाब से 27 तारीख को ही हमने ये डेटा में प्लग इन कर दी न्यू ईपीएस की वैल्यू कि भाई अगर मुझे आज ही स्टॉक खरीदना है जो कि 213 पे चल रहा है, तो एक्चुअल में मुझे अभी 16.3 ईपीएस दिख रहा है, लेकिन विद इन अ वीक ये ईपीएस कम हो जाएगा क्योंकि 7 की एंट्री हटी, 3 की एंट्री आएगी, तो ईपीएस विल गो डाउन टू 12.3, जिसके वजह से पी स्पाइक हो जाएगा, इजंट इट? और आपका जो पी स्पाइक होगा वो कहां तक के जाएगा? 17 तक के। अब यहां पे एक नई रेंज मिल गई हमको और हमने बोला भाई ये जो 17 और 12 की रेंज है दिस इज नथिंग बट 27%, विच इज द फॉल। तो स्टॉक ने कायदे से 213 से 27% नीचे गिरना था, तो हमने एक नया भाव निकाल लिया 153 का। तो आज भी हम कौन से डेट पे बैठे थे? 27 जनवरी, और आज स्टॉक चल रहा है 213। हमने भाव निकाल लिया 150-160 के बीच का, तो हमें एटलीस्ट ये तो पता चल गया कि बाई नहीं करना है। अब 6 दिन स्टॉक कहाँ जा रहा है, इससे कुछ फर्क पड़ रहा है क्या हमको? नहीं। तो इसके बाद क्या होता है, रिजल्ट आ जाता है 6 दिन के बाद, और 6 दिन के बाद एक्चुअल में स्टॉक ऊपर चले गया। तो आप देखो कि आप तो एंटिसिपेट कर रहे थे नीचे जाएगा, लेकिन स्टॉक कहाँ गया? ऊपर, क्योंकि ये मार्केट का नेचर है। और जब रिजल्ट आया तो स्टॉक था 225 के आसपास, और उसी दिन रिजल्ट आ गया और रिजल्ट हमारे अनुमान से थोड़ा सा ऊपर आया। तो हमने जो अनुमान लगाया था उसको हम करेक्ट करने वाले थे कि भाई नया ईपीएस जो अच्छा आया, थोड़ा सा अच्छा है ना, उसको हमने फिर से फॉर्मूले में डाला विथ करंट प्राइस ऑफ 225। तो अपना पी कितना आया फिर? 17.6, और 17.6 से उसको गिरना है 12.5, विच इज नथिंग बट 28%। लेकिन इस बार 28% किस पे गिनेंगे? 225 पे। तो अब ये जो हमारा फॉल था उसके बाद जो फाइनल प्राइस आया वो आया 161 का। साउंड्स गुड? तो 225 पे स्टॉक बैठा है, हम लोग बोल रहे हैं कि 160-165 के आसपास आना चाहिए। कितना बड़ा फॉल है? इट्स अ गुड फॉल, राइट? तो एटलीस्ट हमने बाई तो नहीं किया, हमने नीचे एक 160 के आसपास एक डब्बा बना दिया, तो ये हमारा काम था जो हमने कर दिया। उसके बाद नेचुरली स्टॉक सपोर्ट पे आता है, 213 के सपोर्ट से फिर और नीचे आया, 206 पे आ गया। एटलीस्ट हमने जोन में तो बाई नहीं किया ना, जो कि बहुत स्ट्रांग सपोर्ट था। पिछले 1 साल से वहां पे बाइंग हो रही थी, लेकिन जब स्टॉक आया वहां पे तो हमने बाई नहीं किया और इवेंचुअली स्टॉक नीचे गिर गया। और कहां से रिवर्स करता है स्टॉक? 165 के आसपास से। अब ये हमने जो 161, 162 निकाले और ये रिवर्स हुआ है 165 से, यहाँ पे 19-20 है ही, क्योंकि आपने डेसिमल्स को थोड़ा सा राउंड ऑफ किया हुआ है, तो मोटा मोटा एक एरर है वहां पे 2-3% का। लेकिन यू वेर कंफर्टेबल टू से कि मैं 210, 205 पे तो नहीं बाय करूंगा, और आपने एक 160, 165 वॉट एवर द रेंज इज, वो रेंज आपने निकाल ली थी। तो जब स्टॉक वहां पे आया तो इंट्राडे में आपको शैडोज दिख रही है 2। अब इसको डे कैंडल से आर्ली कैंडल में शिफ्ट करेंगे तो हमें मिला डबल बॉटम, और इसीलिए यहां पे हमारी बाइंग आई, क्योंकि हम वैसे भी 160 के आसपास खरीदने को तैयार थे। तो हार्डली आप 3-4-5 रुपए ऊपर खरीदेंगे तो इतना कुछ नुकसान नहीं है। एटलीस्ट आपने 200 पे तो नहीं बाई किया ना, इसी में खुशी मनाइए, ठीक है? तो ये था हमारा एनालिसिस जो कि हमने पहले कवर कर लिया था। यहां पे किसी को भी डाउट है क्या गाइस? अब इसके बाद की जो 2 केस स्टडीज है जो मैं आपको बताऊंगा, वहां पे वेरिएशन आपको मिलेगा, और वो वेरिएशन क्या है वो आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। तो इफ यू आर ओके विद दिस देन वी विल शिफ्ट टू द न्यू केस स्टडी, ठीक है?